कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं जिसको बीजेपी में शामिल ना कर ले। बहुत कम लोगों को पता है आप समाजवादी पार्टी में भी रहे। समाजवादी पार्टी में यूजन सभा का मैं प्रदेश सचिव हुआ करता था उस समय। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, लेकिन वहाँ पर अब जब विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं तो फिर आप नुकसान भी तो कांग्रेस को ही पहुंचाएंगे। मैं तो वो थर्मोमीटर खोज रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है बहुत दिनों से। जो ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के लड़ने से कांग्रेस का नुकसान होगा और बीजेपी का फायदा होगा। नहीं, पर लोग तो ये पूछेंगे ना कि आपका फिर ये जो गठबंधन है ये राज्यों में अलग है और केंद्र में अलग है। ये इसमें है ऐसे कई पार्टी, और आप ये क्यों हमारी पार्टी का ही क्यों देख रहे हैं? कांग्रेस ने उस आपकी वो रामबाण औषधि को चुरा लिया। देखिए, अच्छी चीजें कोई भी करे उससे किसी को आपत्ति नहीं है। दिल्ली जो सरकार के अंडर में आता है कैंसर इंस्टीट्यूट, उसमें जो पद हैं वो करीब 97 है, लेकिन 6 वहां पर काम कर रहे हैं। आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने वेरीफाई करके ही पूछा है। वो नेता जो करप्शन के खिलाफ लड़कर या आंदोलन चलाकर आए थे राजनीति में, आज उन्हें ही करप्शन के मामले झेलने पड़ रहे हैं। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के नाम पे एक एक आदमी को पकड़ के किसी से 5 करोड़, किसी से 10 करोड़, किसी से 2 करोड़, किसी से 3 करोड़ रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी का लीडर हूं राज्यसभा में, मुझे जानते नहीं ईडी वाले। जबरदस्ती संजय सिंह लिख दिया तो मैंने कहा कल को नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दोगे तो क्या होगा? राजेंद्र गौतम आपकी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने क्या किया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जब धर्म परिवर्तन करते समय जो उन्होंने पढ़ा था उसका उन्होंने वाचन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ और आपने उनका साथ नहीं दिया, उनका इस्तीफा ले लिया। हमको ऐसी बातें, ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो माफी मांग ली थी विक्रम मजीठिया जी से, तो आपके मन में ये ख्याल कभी नहीं आया? किसी मोर्चे पे मैं लड़ूंगा, किसी मोर्चे पे केजरीवाल जी लड़ेंगे। क्या 2024 में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में दूर दूर तक नहीं। आपको क्या लगता है बेस्ट ऑप्शन क्या है, कि बिना चेहरे के जाएं या चेहरे के साथ जाएं? नहीं, अगर कोई चेहरा तय होता है तो अच्छी बात है। राजनाथ सिंह गठबंधन पे बोल रहे थे और बोले कि इसका नाम ही बड़ा खतरनाक है, इंडिया। वो कह रहे हैं अब इंडिया बोलो ही मत, अब भारत बोलो। किसी भी धर्म समुदाय को लेकर जब बयानबाजी दी जाती है तो स्पष्ट शब्दों में इसका विरोध क्यों नहीं किया जाता? उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी, वो कहते हैं सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी थी। 3 एलजी बदल गए, लेकिन आपका समीकरण नहीं बैठ रहा किसी के भी साथ। देखिए, बड़ी दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। कमेंट में बहुत सारे लोग लिखते हैं टिकट ब्लैकिया, क्या कहानी है? ये बहुत बढ़िया सवाल है, इससे अच्छा सवाल हो नहीं सकता। संगीत प्रेमी आदमी इस पूरे शो को अगर संगीत के साथ खत्म करे तो मजा ही कुछ आ जाएगा। सर पर बांध कफन जो निकले, सर पर बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे, कायर का नहीं काम। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के इस खास कार्यक्रम मंच में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। अक्सर हम मंच की जब बात करते हैं तो हमारे जहन में आती है एक तस्वीर जिसमें एक नारा लगाया जाता है और जिससे जनता को एक तरीके से कन्वेंस किया जाता है। कई बार हम चर्चाओं के साथ कई साथियों को बुलाते हैं जिनसे हम पूछते हैं उनके बारे में, लेकिन एक ऐसे साथी जो मंच से निकले और फिर मंच पर आ गए। हमारे साथ आज मंचासीन हमारे अतिथि हैं संजय सिंह, जो इस समय सस्पेंडेड राज्यसभा के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता। तो सबसे पहले संजय जी, आपका खूब खूब स्वागत है इस मंच पर, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मंचों की जो जर्नी है वो आपकी कब से शुरू हुई? देखिए, मंच का कोई दौर मेरा नहीं शुरू हुआ था। 94 में मैंने अपने शहर सुल्तानपुर में एक छोटी सी सामाजिक संस्था बनाई जिसका नाम था आज़ाद समाज सेवा समिति। उस संस्था के माध्यम से चिकित्सा शिविर लगाना, गर्मियों में पौशाला लगाना और ठंडियों में रजाई वितरण, अलाव जलाना, इस तरह के सेवा के काम, और हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का काम, ये सब उस संस्था के माध्यम से करते थे। तो कोई मंच या भाषण या राजनीति से मेरी यात्रा नहीं शुरू हुई। 94 के उस संस्था के कार्य के बाद फिर रेहड़ी पटरी वालों के आंदोलन से मैं जुड़ा। लगभग 16 साल तक उनके लिए काम किया। उसमें समस्या उनके सामने ये आती थी कि दिन भर वो बड़ी मेहनत करके जो भी कुछ कमाते थे तो शाम को पुलिस वाले कहीं उनको लाठी मार के पैसा लेने आ जाते थे। कभी नगर पालिका के लोग उनके साथ जबरदस्ती करते थे, उनकी दुकान उजाड़ने के लिए आ जाते थे। तो उस लड़ाई में मैं शामिल हुआ और उसमें करीब 16 साल तक उनके लिए काम किया। इसी बीच में मेरी मुलाकात
रघु ठाकुर जी से हुई, जो एक प्रख्यात समाजवादी नेता हैं, और उस समय एक उनकी पार्टी थी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जिसमें मैंने काम किया, और वहाँ से राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। उसके बाद फिर अरविंद जी से मुलाकात हुई। राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक आंदोलन चला रहे थे केजरीवाल साहब, जिसमें घूस का घूसा अभियान उन्होंने चलाया था। हिंदुस्तान और दूसरे अखबार और दूसरे टीवी चैनल्स के सहयोग से, और उसमें ये था कि आप आरटीआई लगाएंगे, लोगों के काम होंगे तो उसकी स्टोरी अखबारों में छपेगी। तो 3-4 स्टोरी सुल्तानपुर जैसे छोटे शहर से मैंने लोगों के काम कराए थे, तो वो काफ़ी हाईलाइट हुई। और उसके बाद केजरीवाल जी से उनके साथ मिलकर काम किया। मैंने NAPM एक संस्था थी, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, जिसमें संदीप पांडे जी, मेधा पाटकर जी और ये तमाम लोग थे, उनके साथ भी मिलकर मैंने काम किया। कोका कोला फैक्ट्री के खिलाफ जो पानी का दोहन वो लोग करते थे। तो ये कुल मिला के यात्रा रही। और फिर जब अन्ना जी के आंदोलन में जुड़ा 2011 से, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, और तब से अन्ना जी के आंदोलन में, और फिर उसके बाद जब पार्टी बनी, पार्टी के जन्म से ही अब तक का सफ़र है। आरटीआई आंदोलन से और फिर अन्ना आंदोलन के बीच में शायद आप एक चीज़ स्किप कर गए जो बहुत कम लोगों को पता है, आप समाजवादी पार्टी में भी रहे। समाजवादी पार्टी में भी रहे। 2009-10 के आसपास समाजवादी पार्टी में भी रहा। क्या काम था? समाजवादी पार्टी में युवजन सभा का मैं प्रदेश सचिव हुआ करता था उस समय। तो समाजवादी पार्टी में 1 से 1.5 साल के करीब में रहा। उसके बाद महिला आरक्षण के सवाल पे मैंने इस्तीफ़ा दिया था। जब महिलाओं के आरक्षण के सवाल पे समाजवादी पार्टी ने अपना एक अलग स्टैंड लिया, तो उस समय इस्तीफ़ा दिया था। मतलब अखिलेश यादव से बातचीत जो है आपकी पुरानी है? हाँ, उस समय तो वो यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जितने भी फ्रंटल संगठन थे उसके अध्यक्ष थे, तो उनसे उस समय से ही संबंध है। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो कई बार हमें नज़र आता है कि इस समय संजय जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के दूसरे ओहदे के नेता हैं। हमने देखा कि अभी जब मॉनसून सेशन में आपने धरना दिया, आपको सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद तमाम लोग आए, अक्रॉस द पार्टीज लोग आए। आपकी पार्टी से भी भगवंत मान आए, सौरभ भारद्वाज आए, अरविंद केजरीवाल नहीं आए। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है ना। हर चीज़ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सारे टॉप लीडर्स को उसमें इन्वॉल्व करें। भगवंत मान जी आए, दूसरे पार्टियों के नेता आए, केजरीवाल जी से बराबर बात होती रही। जब भी मैं बाहर बैठा तो उनकी सहमति से बैठा कि आप वहाँ पे डटे रहो, आंदोलन में रहो। और उस समय देखिए केजरीवाल साहब की भूमिका उस समय क्या थी, दिल्ली के बिल को लेके एक समर्थन जुटाने की एक बड़ी चिंता हम सब लोगों को थी। पूरी पार्टी उसमें परेशान थी और ज़्यादा फोकस उस बात पे था। तो मैं मणिपुर के हिंसा को लेके बेल में गया और उनको मौका लग गया कि दिल्ली बिल पे संजय सिंह ना बोलने पाए, यहाँ पे ना रहने पाए, तो उसका सहारा लेके उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। इसमें कोई ये कारण नहीं है कि केजरीवाल जी नहीं आए तो उसमें कोई दूसरा एंगल है। नहीं, दूसरा नहीं है, लेकिन नैतिक सपोर्ट तो होता है ना। अब जब आप बैठे हैं तो नहीं, बिल्कुल था। अगर नैतिक सपोर्ट नहीं होता, पूरी पार्टी के तमाम MLAs वहाँ पे आए, भगवंत मान जी आए, कोई ऐसा कोई उनके सपोर्ट में कहीं दूर दूर तक कमी नहीं थी। हम लोग बातचीत चर्चा रोज होती थी। आपने वेल का जिक्र किया तो मैं जानना चाहता हूं, अगर आप वो किस्सा बता पाएं, क्योंकि हमने देखा तो उसमें तो सिर्फ एक आवाज़ आती है जो माननीय उपराष्ट्रपति, जो सभापति महोदय हैं राज्यसभा के, वो कहते हैं आई नेम्ड संजय सिंह। वो इतनी तेज़ आवाज़ आती है और उसके बाद फिर पीयूष गोयल साहब लाते हैं कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए। देखिए 267 का एक नियम होता है राज्यसभा के अंदर, जिसमें आप कहते हैं कि बाकी सारे कामों को स्थगित करके इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराई जाए। मैंने पहले दिन 267 का नोटिस दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। दूसरे दिन दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तीसरे दिन दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तीनों दिन मणिपुर की हिंसा पे दिया। पिछले 3 महीने से एक राज्य जल रहा है, वहां पे हिंसा हो रही है। उसी समय वो वीडियो आया था जिसमें एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जा रहा है और वो कारगिल का योद्धा कहता है मैंने देश की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इस बात से मैं दिल से पीड़ित था, दुखी था इस बात से। और 3 दिन तक लगातार मैं मांग करता रहा सरकार से, अनुरोध करता रहा कि 267 पे आप चर्चा कराइए। कोई चर्चा नहीं कराई गई और अंत में जिस दिन का ये मामला है, मैं अपनी सीट पे खड़ा होके 20 मिनट तक लगातार रिक्वेस्ट करता रहा चेयर से, प्लीज सर
इस पे चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए आके सदन में। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, फिर मैं बेल के अंदर गया। और भी लोग गए, लेकिन उनको टारगेट करना था मुझे, तो उन्होंने मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। और उसमें एक बात और देखिए आप कि हाउस का एक नियम होता है, तरीका होता है कि कोई भी चीज अगर आपने हाउस में सहमति ली तो उसको मानना चाहिए। रूल कहता है कि आपको एक सेशन से ज्यादा सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आप उसको देख सकते हैं, राज्यसभा की नियमावली कहती है किसी भी सदस्य को एक सत्र से ज्यादा निलंबित नहीं किया जा सकता। हमारे केस में क्या हुआ, उन्होंने एक सत्र के लिए सस्पेंड किया, पूरे हाउस से सहमति ली कि भाई संजय सिंह को एक सत्र के लिए सस्पेंड किया जाता है। यह प्रस्ताव किसी और ने नहीं, लीडर ऑफ द हाउस ने, पीयूष गोयल जी ने रखा। उसके बाद जिस दिन सेशन खत्म हो रहा है, अंतिम दिन कहते हैं कि साहब ये तो 56 बार बेल में आए और इनका ये इतिहास है और ऐसा है वैसा है, और इनका सस्पेंशन जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा और इनका मामला प्रिविलेज कमेटी में दिया जाएगा। ये तरीका ही नहीं है। अगर मैंने कभी कोई गलती की तो उस समय जो व्यक्ति सभापति है या चेयर पे बैठा है या जो सरकार का व्यक्ति है या जो लीडर ऑफ द हाउस है या जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, वो देखेगा और वो सजा देगा। और मैं सजा पहले भी पा चुका हूं। और मेरा गुनाह यह था कि मैंने हिंदुस्तान के किसानों की आवाज उठाई काले कानून के खिलाफ, तब सस्पेंड हुआ। मैंने गुजरात में शराब माफियाओं के खिलाफ तब आवाज उठाई जब वहां पर जहरीली शराब से लोग मरे, उस समय मुझे सस्पेंड करके बाहर किया गया। तो पहले भी सस्पेंड किया। जो उस समय चेयर पे होता है उसका काम है निर्णय लेना। आप जबरदस्ती अंतिम दिन मेरे सस्पेंशन को सिर्फ बढ़ाने के लिए आपने दूसरा प्रस्ताव पारित कर दिया कि इनका सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा और प्रिविलेज कमेटी में मामला जाएगा। तो ये था पूरा मामला। और मैं अभी भी मानता हूं कि मणिपुर की हिंसा पर आवाज उठा के मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे सस्पेंड किया गया, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। संजय जी, स्टेट में भी इलेक्शंस हैं, विधानसभा के इलेक्शंस हैं और लोकसभा के इलेक्शंस हैं, और बार बार एक सवाल सबके जहन में आ रहा है कि कांग्रेस जिन जिन स्टेट्स में बहुत इस वक्त अच्छी स्थिति में है, वहां आप लोग भी कॉम्पीट करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। अभी कल हमने देखा हरियाणा में गए हुए थे मुख्यमंत्री, अब राजस्थान भी जा रहे हैं। राजस्थान में आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, छत्तीसगढ़ में तो सरकार में है। अलायंस हो चुका है, आप लोग इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन वहां पर अब जब विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं तो फिर आप नुकसान भी तो कांग्रेस को ही पहुंचाएंगे। देखिए, दो गठबंधन है, एक इंडिया का और एक एनडीए का, और 9 साल तक एनडीए का गठबंधन शिथिल रहा। पता नहीं कि कहां था एनडीए का गठबंधन, कोई था भी नहीं था, कभी एनडीए के गठबंधन की चर्चा नहीं हुई। जैसे ही इंडिया का गठबंधन बनता है वैसे ही एक बौखलाहट और घबराहट नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में देखी जाती है, और वो क्या कहते हैं कि हम इंडिया के खिलाफ एनडीए का गठबंधन बनाएंगे। 38 दलों को उन्होंने बुलाया, और उसमें कैसे कैसे दल थे, हम, तुम, क्यों, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सबको बुला लिया। अब उनका अस्तित्व यह है कि किसी के पास ना तो कोई एमएलए हैं, ना उनकी एमपी हैं। 22-23 तो मेरे ख्याल से ऐसे दल हैं जिनके कोई एमपी एमएलए नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इंडिया गठबंधन को देखेंगे, इसमें कई पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं जिनका कई राज्यों में अस्तित्व है। जैसे सीपीएम को आप लीजिए, केरला में भी हैं, बंगाल में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं, दूसरे राज्यों में भी सीपीएम का संगठन है। तो वो लोग चुनाव, राज्य के चुनाव में लड़ेंगे, पार्लियामेंट के चुनाव में भी एक दूसरे के खिलाफ केरल के अंदर लड़ेंगे। तो इसको ये देखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन का जो दल है, जो इसमें घटक दल है, उनका दायरा दूसरे राज्यों में भी है और राज्य के चुनाव वो लोग लड़ते हैं। तो इससे कोई 24 के गठबंधन में या 24 के चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं तो वो थर्मोमीटर खोज रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है बहुत दिनों से, जो ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के लड़ने से कांग्रेस का नुकसान होगा और बीजेपी का फायदा होगा। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने 3 बार बीजेपी को हराया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को हराया, 15 साल से जहां पे बीजेपी थी। पंजाब 2017 में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी,
हमने उनको तीसरे नंबर पे पहुंचाया। 2022 में उनकी 2 सीटें आई पंजाब के अंदर। गोवा हम लड़े 2017 में, नंबर 1 की पार्टी उस समय कांग्रेस बनी, बीजेपी पीछे गई। हम कर्नाटक लड़े, वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी। हम छत्तीसगढ़ लड़े, पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी। हम मध्य प्रदेश लड़े, पिछली बार सारी सीटों पे लड़े, कांग्रेस की सरकार बनी। हम राजस्थान लड़े, पिछली बार 200 की 200 सीटों पे लड़े, कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये कहां से, कौन से थर्मोमीटर से नापा जाता है कि भाई कांग्रेस का वोट सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी में जाएगा और जहां पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी वहां पे बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा? मुझे लगता है ये नजरिया अपने आप में देखना इसको गलत है। लोकसभा की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए हमारा अलायंस हुआ है। दिल्ली पंजाब में आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। चुनाव कहां लड़ेगी आम आदमी पार्टी? सीट शेयरिंग पर नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि आप कहेंगे कि डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव कौन कौन से राज्य में लड़ती हुई नजर आएगी? तो लोकसभा के चुनाव में अभी उसमें मतलब ABCD की कोई शुरुआत ही नहीं हुई है। तो इस पर अगर मैं कोई टिप्पणी आपके चैनल पे करूंगा वो ठीक नहीं होगा। मतलब जीरो भी शुरुआत सीट शेयरिंग के मामले में नहीं हुई है। अभी सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जिसको अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर के महीने तक ये सारा सीट शेयरिंग का काम फाइनल करना है। तो किस राज्य में कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, वो सब तस्वीर आगे सामने साफ हो पाएगी। अभी इस पे कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा। नहीं तो संजय जी, अभी तक जो आपने बातें कही उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इंडिया अलायंस बना है ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव में कोई तालमेल नहीं रहेगा। देखिए, अलग अलग राज्यों में अगर कोई पार्टी का तालमेल होता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, NCP है, वो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, और भी कोई दल होंगे उसमें। इसी तरीके से और भी दूसरे राज्य हैं जहाँ पे, बिहार ले लीजिए, RJD, कांग्रेस और JDU एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहाँ राज्यों में गठबंधन है, जहाँ वो चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं। अब CPM है, CPM का बंगाल में उनके साथ अलायंस होता है, त्रिपुरा में उनके साथ अलायंस होता है, CPM का केरला में अलायंस नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जो दल हैं उनके कई राज्यों में अपना संगठन है, दायरा है, MP हैं, MLA हैं, तो उसको उस नज़रिए से देखना होगा। मोटे मोटे तौर पे ये है कि 24 का जो चुनाव है उसको मिलके सारे लोग लड़ेंगे। मैंने आपको सवाल इसलिए पूछा कि जैसे अभी पूछा आपसे कि भाई आप छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राजस्थान में भी लड़ने जा रहे हैं और वहाँ कांग्रेस भी है और मध्य प्रदेश में भी है, तो आम आदमी पार्टी तो उस अलायंस को जो आप 24 के लिए बना रहे हैं वो विधानसभा के लिए नहीं मान रही ना उसको? हाँ, विधानसभा में अगर हम लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियाँ वहाँ पे हैं। तो जैसे मध्य प्रदेश है तो वहाँ बीजेपी है, तो बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दे हैं उसको उठाने का काम करेंगे। राज्य के चुनाव और केंद्र के चुनाव अलग अलग तरीके से ही देखना पड़ेगा उसको, और उसी तरह से लड़ना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी 3 राज्यों में अगर चुनाव लड़ रही है तो विधानसभा का चुनाव है वो। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। नहीं, पर लोग तो ये पूछेंगे ना कि आपका फिर ये जो गठबंधन है ये राज्यों में अलग है और केंद्र में अलग है। ये इसमें है ऐसे कई पार्टी, और आप ये क्यों हमारी पार्टी का ही क्यों देख रहे हैं? आप देखिए, शिवसेना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती थी बीजेपी के खिलाफ और महाराष्ट्र में उनके साथ रहती थी। JDU दूसरे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ती थी बीजेपी के खिलाफ JDU, और JDU और बीजेपी का गठबंधन होता था बिहार में। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, ऐसा भारत की राजनीति में पहले भी हुआ, और NDA के गठबंधन में भी हुआ है, UPA के गठबंधन में भी हुआ है, और इस गठबंधन में भी होगा ऐसा। नहीं तो फिर ये लोग ये जानना चाहते हैं कि ये इंडिया अलायंस क्यों बना है, इसका क्या प्रोग्राम है? इंडिया अलायंस का सीधा मकसद 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसने की जनता से किए गए कोई वादे पूरे नहीं किए, चाहे वो काला धन लाने का हो, 15 लाख हर खाते में देने का हो, चाहे वो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का हो, चाहे वो किसानों को फसल का 2 गुना दाम देने का हो, या 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने का हो। तो जितने बड़े बड़े वादे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और बाद में कह दिया कि वो जुमला है, ऐसी सरकार जो देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है, वो चाहे मणिपुर हो, वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे मेवात हो, तो नफरत की बुनियाद पे जो हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश हो रही है, इस सरकार को हटाना मोटे तौर पे हमारा मकसद है। और
2024 में इस सरकार को हटाने का हमारा लक्ष्य है। जो सरकार इस देश के नौजवानों से तो कहती है कि आप अग्निवीर बन जाओ, 4 साल के लिए जाके -50 डिग्री टेम्परेचर में काम करो और +50 डिग्री टेम्परेचर में काम करो जैसलमेर और सियाचिन में, लेकिन जब अपने दोस्त की बात आती है तो उसके लिए आकाश में जहाज भी है, ज़मीन पे एयरपोर्ट भी है, समुद्र में सीपोर्ट भी है, पाताल में कोयला भी है, गैस भी है, लाखों करोड़ का कर्जा भी है। तो एक आदमी के लिए, देश के लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। ये सच पूरे देश को बताना और इस सरकार को हटाना, ये मकसद। संजय जी, जो आम आदमी पार्टी है वो गारंटी स्कीम्स, ये जो लगातार बातें की जाती हैं, वो एक तरह से उनकी फ्लैगशिप है। आपको लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी ने आपकी फ्लैगशिप जो गारंटी स्कीम्स है कोट एंड कोट उसको चुरा लिया? क्योंकि आप कई बार जिक्र भी करते हैं जिस तरीके से गारंटी के सहारे कर्नाटक में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में दावे हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी बातें की जा रही हैं। तो आप जैसे गुजरात में जाकर जिस तरह से आपने गारंटी स्कीम का दावा किया था, तो कांग्रेस ने उस आपकी वो रामबाण औषधि को चुरा लिया है? देखिए, अच्छी चीज़ें कोई भी करे उससे किसी को आपत्ति नहीं, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बुनियादी फ़र्क है जो अर्थव्यवस्था मोदी जी की चलाने का तरीका है और जो केजरीवाल के चलाने का तरीका है। आप जनता से टैक्स का पैसा लीजिए, उसको उठा के अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दीजिए, और जब वो पैसा बैंकों का चुका ना पाएं, जो हमारा आपका पैसा है, जो बैंकों में जमा है, जो उठा के अपने पूंजीपति दोस्तों को देते हैं नरेंद्र मोदी जी, और जब उनके दोस्त वो कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो कहते हैं साहब इनका कर्जा जो है वो राइट ऑफ कर दिया जाए। 13 लाख करोड़ रुपए, इस देश के लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, राइट ऑफ करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जब हजारों करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ जाए, अपने दोस्तों को आप हिंदुस्तान से भगा दीजिए, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे नितिन संदेशरा हो। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के विदेशों में जाके आराम से बैठे हैं। हम आप दुश्वारियों में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। हमको महंगाई झेलनी पड़ेगी, हमको महंगा दूध भी खरीदना है, आटा भी खरीदना है, दाल चावल भी खरीदना है, हमको कैंसर की दवा भी महंगी मिलेगी, पेट्रोल भी महंगा मिलेगा, डीजल भी महंगा मिलेगा, सब्जियां भी महंगी मिलेगी। हमारे लिए सारी दुश्वारियां हैं, लेकिन जो मोदी जी के दोस्त हैं उनको लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ करने का और देश के ऊपर वो भार डालने का अभियान लगातार ये सरकार चला रही है। दूसरी अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या है? दूसरी अर्थव्यवस्था का मॉडल, और एक इंपॉर्टेंट बात कि देश के बजट में जब शिक्षा के लिए बजट आता है तो 2%, स्वास्थ्य के लिए बजट आता है 2%, तो खजाना किसके लिए खुला है? अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए। केजरीवाल का मॉडल यह है कि टैक्स से जो भी पैसा आता है उस पैसे से हम जनता को राहत देंगे, जनता की जेब में जो बचत होगी वो बाजार की अर्थव्यवस्था में खर्च करता है। जैसे मान लीजिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने से आपको बचत हो रही है, आपको फ्री शिक्षा देने से बचत हो रही है, फ्री इलाज देने से बचत हो रही है, तो जो बचत आपके पास हो रही है वो बाजार की अर्थव्यवस्था में आप उसको खर्च करते हैं। और ये मॉडल इतना सक्सेसफुल मॉडल है कि पिछले 8 साल में दिल्ली की सरकार ने हमेशा मुनाफे का बजट दिया, घाटे का बजट नहीं दिया। तो 2 तरह की अर्थव्यवस्था है, ये फ्री बिजली, शिक्षा, पानी, इलाज, ये हिंदुस्तान के लोगों की ज़िंदगी की मौलिक ज़रूरत है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम ऐसी कोई चीज़ फ्री में नहीं दे रहे हैं कि जो कि ज़बरदस्ती आपको बुलाया कि नहीं साहब ये आपको फ्री लेना ही है। आज उन महिलाओं से पूछिए जो मजदूरी करती थी, जो घरों में बर्तन मांजने के लिए और सफाई करने के लिए जाती थी, उनको अगर 50 रुपये रोज़ अगर बस का किराया देना पड़ता था तो उनके लिए कितनी बड़ी तकलीफ़ की बात थी। हमने बस फ्री किया महिलाओं के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक सक्सेसफुल अर्थव्यवस्था का मॉडल है। अगर आप इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें और आपके पास अगर बजट है तो उसको खर्च करना चाहिए लोगों के ऊपर। तो आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो मॉडल है वो सिमिलर है या आसपास है, जैसा भी है, लेकिन वो दोनों का ठीक है? हम तो ये कहते हैं कि हमसे कोई भी अगर कुछ सीखता है तो इसमें बुरी बात क्या है? कांग्रेस ने आपसे सीखा है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल अगर मान लीजिए कोई दूसरा राज्य अडॉप्ट करता है तो अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे फ्री बिजली दे रहे हैं और वो फ्री बिजली का मॉडल कांग्रेस कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में उसकी घोषणा करती है तो अच्छी बात है, करना चाहिए, इसमें बुरी बात क्या है?
आपने शिक्षा स्वास्थ्य का जिक्र किया, थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने की है, आप मेरे को बता दीजिएगा कि कहाँ मैं गलत हूँ। दिल्ली जो सरकार के अंडर में आता है कैंसर इंस्टीट्यूट, उसमें जो पद हैं वो करीब 97 है, लेकिन 6 वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये मैं प्रोफेसर और फैकल्टी की बात कर रहा हूँ जिनको इलाज करना है। स्थिति ये हुई साहब कि 2018 में जहाँ मरीजों की संख्या करीब 10,000 थी, इस वक्त आते आते 2022 तक आते आते वो 1500 रह गई है। तो आपको लग रहा है कि जो शिक्षा का मॉडल या स्वास्थ्य का मॉडल जो आप वर्ल्ड क्लास बता रहे हैं, तो इस वर्ल्ड क्लास मॉडल पर आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि मुझे मालूम नहीं कि ये आंकड़ा आपको कहाँ से मिला। नहीं, ये मैं आपको दे सकता हूँ, ये मैं बाकायदा मतलब जो सैंक्शन किया है दिल्ली सरकार ने, वो मैं आपको PDF आपको बाकायदा दे दूंगा। अगर 6 कर्मचारियों से पूरा दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट चल रहा है तो मुझे तो लगता नहीं कि फिर वहाँ पे लोगों का इलाज संभव हो पाए। तो इसको मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। जो वहाँ के MS हैं और वहाँ के दूसरे डॉक्टर्स हैं, उनसे मेरी बातें होती हैं। मैं मरीजों को वहाँ एडमिट कराता हूँ, लोगों का इलाज हो रहा है वहाँ पे, और 6 लोगों के स्टाफ में पूरा दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये संभव नहीं है। मैं अभी आपको यही कह सकता हूँ, लेकिन आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने वेरीफाई करके ही पूछा है। ठीक है, फिर एक बार कैमरा लेके भी चले जाइएगा कि 6 स्टाफ हैं या और ज़्यादा हैं। तो दूसरी बात यह है कि मोहल्ला क्लिनिक का जो हमारा मॉडल है, उसमें लाखों करोड़ों लोगों को इलाज मिला है जब से हमने वो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल शुरू किया है। हमने दिल्ली के अंदर जो फरिश्ते स्कीम लागू की, वो उससे कई मरीजों का तो 30-30, 35-35 लाख रुपए का इलाज हुआ है। तो दिल्ली का जो स्वास्थ्य मॉडल है वो एक सक्सेसफुल मॉडल है, और नए हॉस्पिटल्स चाहे बुराड़ी हों और दूसरी जगहों पे बेड बढ़ाने की बात हो हॉस्पिटल्स के अंदर, वो हमने किया है। लगातार इस पे काम कर रहे हैं। बेड्स की बात करिए तो आप मैं बता देता हूँ, दिल्ली में अभी करीब जो प्राइवेट अस्पतालों के पास जो बेड्स हैं वो करीब 46% हैं, और दिल्ली सरकार के पास वो केवल 24% हैं। हालत ये है साहब कि जो जीबी पंत अस्पताल है, जो लोकनायक अस्पताल हैं, तो जीबी पंत में करीब 720 पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसकी लड़ाई हम अभी भी लड़ रहे हैं। नहीं, ये ट्रांसफ़र और क्या कहते हैं पोस्टिंग वाले नहीं है, इसकी बाकायदा आपने सैंक्शन किया है, ऑर्डर आए हैं, और उसके बाद वो पद अभी भरे नहीं गए हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, दिल्ली में नौकरियां देने का अधिकार किसको है? दिल्ली में नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का, किसी भी पद पे रखने का अधिकार यहाँ के LG को है, जिसकी लड़ाई अभी भी हम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। हमको एक ऑर्डर मिला सर्विसेज का, और उसके बाद 8 दिन के अंदर उस पर अध्यादेश आ जाता है और उसकी लड़ाई चलती है। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जो कुछ भी अधिकार हमारे पास है, जितने भी अधिकार हमारे पास हैं, उसके काम देखिए आप। 22,000 स्कूल के नए कमरे बने। अब कहते हैं साहब नए स्कूल कहाँ बने? जमीन हमारे पास है नहीं। जो जमीन है, जो स्कूल है, उसमें हमने नए कमरे बनाए। तो जो नए कमरे बने हैं उसमें बच्चे ही तो पढ़ते हैं कि कोई दूसरा पढ़ता है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। अगर हम कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो वो दिखता है सामने। आज अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया वो देखना है। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ आज पूरी दुनिया में हो रही है। इसलिए जो अधिकार हमारे पास है उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर कहीं कोई वैकेंसी है, उसको नहीं भरा जा रहा है, तो आप जानते हैं सर्विसेज हमारे पास है नहीं दिल्ली में, उसकी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके जो पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा सीमापुरी में 5 सरकारी अस्पताल हैं, और उसमें जो मशीनें रखी हुई हैं वो इतनी ख़राब हैं कि उसमें किसी भी तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो जो वर्ल्ड क्लास की बात हो रही है, मैं बार बार इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बराबर जो है एक जैसे कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जैसे लोकनायक है, जीबी पंत है, राजीव गांधी है, GTB, इन सब से बात करी है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हवा में बात कर रहे हैं। जीबी पंत में जो कैथ लैब है वो ख़राब है, और स्थिति ये है कि वहाँ के MS बताते हैं कि सीधे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि आप प्राइवेट में अस्पताल इलाज करा लीजिए। वहाँ के एक मरीज़ से बात होती है तो वो बताते हैं कि 2025 की डेट दी गई है। तो ये वर्ल्ड क्लास कैसे होता है? ये मॉडल मेरे को समझ में नहीं आया। आप एम्स में कभी इलाज कराने गए हैं किसी का? मैं अपने इलाज कराने गया हूँ एम्स में। गया है ना? वहाँ पे 2 साल बाद की अल्ट्रासाउंड कराने की डेट मिलती है।
सीटी स्कैन कराने की डेट 3 साल, 2 साल, 1.5 साल की मिलती है। और मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, जीबी पंत और एलएनजेपी 2 ऐसे हॉस्पिटल थे जिसने कोरोना के समय में सबसे ज्यादा काम किया। हमारा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के अंडर में है, सब ने अच्छा काम किया। लोगों का इलाज होता है। आप वहां बेड पाना मुश्किल है। जीबी पंत और एलएनजेपी में इतना फुल रहता है हॉस्पिटल। हम लोग तो रोज काम करते हैं, लोग हमारे पास मरीज आते हैं, हॉस्पिटल्स के टच में हम लोग रहते हैं, इसलिए मैं बता सकता हूं आपको। अगर हॉस्पिटल के सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज कोरोना के समय में एलएनजेपी में हुआ है। योगेंद्र यादव जी आए थे, उनसे भी पूछा था कि आपके कैसे रिलेशंस हैं, तो आपके कैसे रिलेशन हैं योगेंद्र यादव से, कुमार विश्वास से, प्रशांत भूषण से? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो यही आता है कि साहब जो लड़ाई हुई थी ना, वो इसी सीट की हुई थी जिस पर आप गए हैं अंदर, राज्यसभा की सीट पर। हर आदमी के जीवन का कुछ अपना सिद्धांत होता है। मेरे अपने जीवन का सिद्धांत ये है, जिसके साथ भी काम किया है, अच्छे बुरे वक्त बिताए हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी सार्वजनिक रूप से नहीं करता। और ना ही आपने अगर कभी देखा हो या मेरा कोई बयान हो तो आप बता दीजिए। इसलिए मैं जिनके साथ काम किया है उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके तौर तरीकों के बारे में मैं टिप्पणी करूं, ये मेरा तरीका नहीं है और मैं इसको ठीक भी नहीं मानता। तो इसलिए जो साथी जितने दिन काम किए अच्छा है, अब वो जहाँ काम कर रहे हैं अच्छे ढंग से काम करें, अच्छी बात है। अभी भी साथी हैं, मुलाकात होती है, बातचीत होती है? नहीं, ऐसा कहीं सामने मिल जाएंगे तो ऐसा कोई नहीं है कि मुंह फेर लेंगे या कोई दुश्मनी है। नमस्ते नमस्ते होती है, नज़रें मिलती हैं, हंस के मिलते हैं। ऐसा कोई ये थोड़ी है कि कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है। आप इंडिया अलायंस में जुड़े हैं, आपने बताया कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए। आपकी पार्टी का ये हाल है कि लोकतंत्र की जब आप दुहाई देते हैं तो आप ही की पार्टी के अंदर आपके पुराने साथी जब कुछ भीतर मुद्दे को उठाते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। संविधान की ये हालत है कि मुखिया के पद पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल रहें, इसलिए संविधान को ही बदल दिया जाता है पार्टी के। नहीं, देखिए ऐसा है कि हर पार्टी के अंदर एक नेतृत्व और एक नेता होता है जिस पे सबको यकीन होता है, भरोसा होता है। अब अगर अरविंद केजरीवाल पर लोगों को भरोसा है, उनकी लीडरशिप पे भरोसा है, सबकी सहमति से उनको तय किया जा रहा है कि नहीं वो एज ए कन्वीनर, एज ए राष्ट्रीय संयोजक काम करेंगे पार्टी के, तो ये पार्टी का निर्णय है, ये पार्टी का डिसीजन है। लोकतंत्र के तहत ही तय हुआ, मीटिंग करके ही तय हुआ। ऐसा थोड़ी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद से तय किया अपने आप को। मीटिंग करके लोकतांत्रिक तरीके से तय हुआ। जहां तक बाहर का रास्ता दिखाने की बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि उसकी कहानी यहाँ आपके चैनल पे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। नमस्ते संजय जी, आपकी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, एक लंबा आंदोलन चलाया अरविंद केजरीवाल ने और आप अन्य साथियों ने। फॉर्चुनेटली मैं भी उसका पार्ट था, जब कॉलेज में हुआ करता था, मैं वॉलंटियर करता था। पार्टी बनी और पार्टी बनने के 10 सालों के अंदर, एक डेकेड के अंदर ही आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता और भी अन्य नेता हैं जिन्हें जेल जाना पड़ता है करप्शन के मामलों में। ऐसा क्या बदला 10 सालों में कि वो पार्टी या वो नेता जो करप्शन के खिलाफ लड़कर या आंदोलन चलाकर आए थे राजनीति में, आज उन्हें ही करप्शन के मामले झेलने पड़ रहे हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है, इससे अच्छा सवाल हो नहीं सकता, ये पहले पूछना चाहिए था आपको। बदला ये कि 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी, जो ये कहते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा जी आपके खिलाफ सीबीआई की, ईडी की जांच चल रही है, कांग्रेस पार्टी में पड़े हो, हमारी पार्टी में आओ, तुमको मुख्यमंत्री बनाते हैं। जो ये कहते हैं कि मुकुल राय जी आप टीएमसी में हैं, आप पे शारदा नारदा का स्कैम है, हमारी पार्टी में आइए, आपको मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी तुम शारदा नारदा स्कैम में फंसे हो, आओ हमारी पार्टी में, हम तुमको अपनी पार्टी का लीडर ऑफ द अपोजिशन बंगाल में बनाएंगे। येदियुरप्पा जी माइनिंग घोटाला कर रहे हैं, आइए हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं कर्नाटका का। रेड्डी ब्रदर्स हमारे साथ आओ, करो भ्रष्टाचार जितना कर सकते हो। अजीत पवार आपने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, 1 लाख करोड़ का करो, अब तुम्हें मैं उप मुख्यमंत्री बना रहा हूं महाराष्ट्र का, माला पहना के। 3 दिन पहले उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, 3 दिन के बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल,
सारे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर करके, और कहते क्या हैं ऊपर से, हर जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे समझ में आ गया मोदी जी की बात कि एक भी भ्रष्टाचारी, वो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं जिसको बीजेपी में शामिल ना कर लें। आपने पूछा आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री कैसे जेल में चले गए, क्या है मामला उनके खिलाफ, क्या साक्ष्य मिला आज तक? कोर्ट ने पूछा, मैं ये बात कैमरे पे कह नहीं सकता, लेकिन आप लोग अगर इसकी पड़ताल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन लोअर कोर्ट की एक जज ने कहा कि क्या साक्ष्य है सत्येंद्र जैन के खिलाफ लेके आओ, पहली बार आपने ऐसा देखा होगा, दूसरे जज आ गए, जज बदल दिया गया, 1 साल तक वो आदमी जेल में रहता है, 36 किलो उसका वजन कम हो गया, कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। मनीष सिसोदिया पे सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है क्या मनी ट्रेल है, क्या इनके खिलाफ साक्ष्य है, कोई साक्ष्य नहीं। साक्ष्य क्या है मैं आपको बताता हूं। इस शराब, तथाकथित शराब घोटाले में 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिट्रैक्शन दाखिल किया कोर्ट के अंदर। चंदन रेड्डी, अरुण पिल्लई, तमाम लोगों ने कहा कि हमसे जबरन बयान लिया गया। आप छोड़ दीजिए, मैं भुक्तभोगी आपके सामने बैठा हूं, मेरा नाम डाल दिया ईडी ने चार्जशीट में। जब मैंने उनको डिफेमेशन का नोटिस भेजा तो मुझे कहते हैं साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा भाई अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो गया? मैं अपनी पार्टी का लीडर हूं, राज्यसभा में मुझे जानते नहीं ईडी वाले, जबरदस्ती संजय सिंह लिख दिया। तो मैंने कहा कल को नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दोगे तो क्या होगा? यह है जांच। आपको मैं बता रहा हूं 3000 छापेमारी की पिछले 9 साल में, 3000 छापेमारी, 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर सरकार का जवाब है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, ईडी जो है वो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया है। ये काम है इनका। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आप बताइए संजय रावत के मामले में कोर्ट का डिसीजन क्या है, अनिल देशमुख के मामले में कोर्ट का डिसीजन क्या है? पढ़िए ना। किसी भी आदमी को पकड़ो, उठा के 1.5 साल तक जेल में रखो, उसके ऊपर दबाव बनाओ, अपनी पार्टी में शामिल कर लो, सब ठीक हो गया। नवाब मलिक को जमानत मिल गई। जब तक इनकी पार्टी में समझौता नहीं हुआ था अजीत पवार का, तब तक वो अपराधी थे। ये कौन सा फार्मूला है भाई? मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है 14 में, और वो मोदी वॉशिंग पाउडर इतना फेमस हुआ है, जैसे एक टैगलाइन थी एक वॉशिंग पाउडर के, सारे दाग चुटकियों में धुले, ऐसे ही मोदी वॉशिंग पाउडर है। चाहे जितना भ्रष्टाचार करो, चाहे जितनी बेईमानी करो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, मोदी वॉशिंग पाउडर से आपको नहला धुला के राजा हरिश्चंद्र बना दिया जाएगा। ये फर्क है, इसलिए मनीष सिसोदिया जेल में है। ये इसका उत्तर है। संजय जी, आपने ईडी की बात की, किस तरह से ईडी का इस्तेमाल कर रही है, आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। अलग अलग पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पर भी आप लोगों की दाल नहीं गली। तो आप लोग आंदोलन से निकले हैं, आप खुद के सस्पेंशन के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। क्या आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन चलाए ताकि ये ईडी का जो दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं वो खत्म हो सके? अरे वो करेंगे दुरुपयोग। देखिए, हमको जितने भी फोरम हैं हम वहां पे आवाज उठाते हैं। कोर्ट में हम कहते हैं जाके अपनी बात, पार्लियामेंट में कहते हैं। पार्लियामेंट में आपको मालूम है मुझे प्रिविलेज का नोटिस किस बात के लिए मिला? आपको और जानकारी दे दूं, हमारे लीडर ऑफ द हाउस आदरणीय पीयूष गोयल जी, मैं ईडी के खिलाफ बोल रहा था। मैंने कहा भाई 3000 छापेमारी इन्होंने की है और 0.5% इनका कन्विक्शन रेट है। हमसे कहते हैं साक्ष्य लेके आओ और तुम्हारा मामला प्रिविलेज में जाएगा। मैंने कहा भैया सारा साक्ष्य तुम्हारे पास है, तुमने जवाब दिया है, पार्लियामेंट में जवाब दिया है। ये है इनका। तो इसलिए ईडी की बात छोड़ दीजिए। जिस संस्था का असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, आप बात कर रहे हैं कि वो संस्था काम कर रही है? इस दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के नाम पे एक एक आदमी को पकड़ के किसी से 5 करोड़, किसी से 10 करोड़, किसी से 2 करोड़, किसी से 3 करोड़ रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो तलवार की धार पे चल रहे हैं, किस दिन कब किसको पकड़ के जेल में डाल दें, इससे आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। लड़ाई लड़ रहे हैं तो झेलना पड़ेगा। संजय जी, आप पंजाब में आम आदमी पार्टी के इंचार्ज रहे, कई विवाद खड़े हुए
और आपको रिज़ाइन भी करना पड़ा, आपने और दुर्गेश पाठक ने रिज़ाइन किया। उसके बाद हमने आपको पंजाब में बहुत कम देखा है। हम ज़्यादातर आपको तभी देखते हैं जब बिक्रम मजीठिया की द्वारा किए गए मानहानि केस में आप पेशी भुगतने आते हैं। और वो तारीखें 2 कोर्ट में पड़ती हैं मैडम, और दोनों कोर्ट में जाना पड़ता है मुझे, अमृतसर भी और लुधियाना भी, इसलिए ज़्यादा बार जाना पड़ता है। और मैं बराबर जाता हूँ पंजाब, वहाँ के साथियों के साथ संपर्क में भी रहता हूँ, और जब भी कोर्ट की तारीख होती है, एक आध बार तो मैंने लेट कर दिया तो कोर्ट का सम्मन आ गया कि भाई आइए आप, तो उससे बचत तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछली बार हम लोगों को उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनेगी, नहीं बनी, 22 सीटें हमारी आई, और हमने खुद से इस्तीफ़ा दिया, वहाँ की जिम्मेदारी छोड़ी, और दूसरे साथियों ने अच्छा काम किया, 92 सीट वहाँ पे आई। सब लोगों को, सबकी मेहनत है और पार्टी की मेहनत है। केजरीवाल साहब ने खूब जम के वहाँ प्रचार किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो माफ़ी मांग ली थी बिक्रम मजीठिया जी से, तो आपके मन में ये ख्याल कभी नहीं आया? देखिए, एक रिले रेस में एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी वेटन देता है कि भाई आगे बढ़ो, तो किसी मोर्चे पे मैं लड़ूंगा, किसी मोर्चे पे केजरीवाल जी लड़ेंगे, किसी मोर्चे पे भगवंत मान लड़ेंगे, किसी मोर्चे पे कोई और लड़ेगा। संजय जी, जैसे विरोधी बोल रहे हैं पंजाब में इंडिया अलायंस की 3 कमेटी बनी है, 2 में राघव चड्ढा हैं, शायद 1 में आप भी हैं, तो वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि भगवंत मान जी को साथ तो ले जाते हैं पर उनको कहीं वो नहीं मानते कि ये उस वैल्यू पे है कि इनको रख सके किसी कमेटी में। इनको सिर्फ ड्राइवर बना रखा है, अपना जहाज लेके जाते हैं पंजाब का और वहाँ ले जाते हैं। और आप ये कहना चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो किसी कमेटी में नहीं है? नहीं, ये मैं नहीं कहना चाहता, ये विरोधी कह रहे हैं पंजाब में। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि राहुल गांधी की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो भी किसी कमेटी में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो भी किसी कमेटी में नहीं है। उद्धव ठाकरे जी की कोई वैल्यू नहीं है। ममता बनर्जी जी की कोई वैल्यू नहीं है। नीतीश कुमार जी की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि वो किसी कमेटी में नहीं है। स्टालिन की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो भी किसी कमेटी में नहीं है। तो भाई 2 मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, और नीचे की एक लीडरशिप है। तो जैस्मिन भी है हमारे यहाँ से कमेटी में, 3 लोग हम लोग हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। अब किसी के बारे में कुछ भी ऊटपटांग टिप्पणी करना है आप बोल दीजिए। ये सहमति से हम लोगों ने आपस में एक सहमति से, और जिसमें भगवंत मान जी भी थे, केजरीवाल साहब भी थे, हम सारे लोग बैठ के जो नाम देना था दिया। इसमें कोई, इसको एक मजाक उड़ाने के लिए, टॉन्ट कसने के लिए बोला जाए वो बात अलग है, लेकिन दोनों लोग अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और ये डे टू डे का काम है। कहाँ से समय दे पाएंगे आप बताइए मुझे। संजय साहब राम राम। राम। बात करूंगी मेरे राज्य की, हरियाणा की। जब पिछले साल इन्हीं दिनों के दौरान आदमपुर में उपचुनाव था, अरविंद केजरीवाल वहां पर आते हैं और वही बात जो है कि दूसरे नेता जैसे एक तरह की जो इमोशनल भावनाएं हैं वो अपनी व्यक्त करते हैं कि मैं हरियाणा का छोरा हूं, हरियाणा का लाल हूं, लेकिन ना तो अपने कैंडिडेट के पक्ष में वो प्रचार प्रसार करते हैं और ना कोई रैली करते हैं। और फिर अब हम देख रहे हैं कि चुनाव जो है वो तकरीबन आप लगा ले कि चुनावी माहौल हरियाणा में शुरू हो चुका है। अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हैं भिवानी में, तो क्या प्लान है आम आदमी पार्टी का? क्योंकि ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में बीजेपी के बाद दूसरी नॉन जाट पार्टी के तौर पर उभर सकती है, तो तमाम कयास धरे के धरे रह गए। हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो उम्मीदें थी वो भी खत्म होती दिखी आदमपुर उपचुनाव के दौरान। ना आम आदमी पार्टी किसी भी तरह की परफॉर्मेंस ले पाई उस दौरान। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर बढ़ रही थी, नहीं बढ़ रही है। अभी भी हमारा संगठन वहाँ मजबूती से काम कर रहा है। गांव-गांव में अभी बिजली का मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, उस पर अभियान चल रहा है। केजरीवाल साहब कल ही भिवानी गए थे, जिसका जिक्र अभी आप कर रही हैं। अब जिस उपचुनाव की बात आप कर रही हैं, उसी दौरान गुजरात के अंदर भी चुनाव था, तो ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ताकत हम लोगों की गुजरात में लगी। आप जानती हैं गुजरात एक बहुत ही टफ स्टेट था। उस राज्य के अंदर 14% वोट लाना, 5 विधायक लाना कोई छोटी बात नहीं है, और पूरी पार्टी वहाँ पे लगी हुई थी। तो इसके कारण हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा समय हम लोग आदमपुर के चुनाव में नहीं दे पाए, लेकिन हरियाणा हमारी प्रायोरिटी में है, हमारी प्राथमिकता में है, और मजबूती के साथ हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2024 में जब इलेक्शन होगा तो इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने नाम लिया था स्टालिन का,
अभी उनके बेटे का एक बयान है वो काफ़ी चर्चाओं में है। तो आपको लगता है कि उनके बेटे ने जो बयान दिया है वो हिंदी बेल्ट के लिए क्या INDI को नुकसान देगा? क्योंकि स्टालिन भी INDI का पार्ट है और आम आदमी पार्टी भी INDI का पार्ट है। तो आपको लगता है, और सर एक क्वेश्चन और था इसी में कि जब जब ऐसी बयानबाजी होती है तब तक किंतु परंतु क्यों लगता है? मतलब हम विरोध क्यों नहीं करते इस चीज़ का? किसी भी धर्म समुदाय को लेकर जब बयानबाजी दी जाती है तो स्पष्ट शब्दों में इसका विरोध क्यों नहीं किया जाता? देखिए, जो जैसा करेगा उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा। जैसे उदयनिधि मारन की बात आपने बताई, तो बिल्कुल उस पर भी बोलना पड़ेगा, और जिसने जो किया उस पर भी बोलना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट तौर पे मत है, और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इंसान से इंसान का हो भाईचारा, और भाईचारा तब होगा जब हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं, विविधता में एकता वाले देश हैं। हिंदू धर्म की जहां बात है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म का असल संदेश क्या है? हिंदू धर्म का असल संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये हमारा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू धर्म की रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करहिं परस्पर प्रीति। हम हर पूजा के बाद कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो हर पूजा के बाद पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। तो हम बहुत साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं कि उदयनिधि मारन का जो बयान है, ये हिंदू धर्म के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस देश के करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं और उनकी आस्था है। तो सर इससे लॉस होगा हिंदी बेल्ट के अंदर, क्योंकि बीजेपी भुना रही है इस मुद्दे को। ये जो दूसरा सवाल आपने पूछा है, इसका जवाब आपको जरूर देना चाहूंगा, और मिलिंद जी जरूर वो हिस्ट्री जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, और आपको बताएंगे भी हमारे जाने के बाद। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, इन्होंने मायावती जी के साथ सरकार बनाई, और मायावती जी ने किसका मेला लगाया था मालूम है आपको? पेरियार का मेला लगाया था। और पेरियार कौन थे? रावण समर्थक थे। पेरियार का बाकायदा मेला लगाया था लखनऊ में, और एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था, साथ में सरकार चला रहे थे। और आगे आ जाइए, प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी का मामला मैंने निकाल के दिया कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर इन लोगों ने खरीदी। इनके उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी, वो कहते हैं सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी थी। इनके नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं साहब बजरंगबली की भी जात खोज लाए, कहते हैं वो दलित थे, आदिवासी थे। शिवराज सिंह जी कहते हैं मोदी जी तो भगवान श्री राम है और अमित शाह बजरंगबली हैं। तो धर्म का अपमान। और आप छोड़ दीजिए, एक सांसद का आप लोग वीडियो चलाते रहते हैं अक्सर सोशल मीडिया पे, क्या कहा था उन्होंने? विस्की में क्या बस है और ठर्रे में क्या बस है और जिन में क्या होता है। मैं बोलूं वो कविता, भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करना है, वोट लेना है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। 300 शिवलिंगों को तोड़ने का काम, मंदिरों को तोड़ने का काम काशी कॉरिडोर के नाम पे इन लोगों ने किया। तो इसलिए कम से कम, और बीजेपी जिस डीएमके के ऊपर आज सवाल उठा रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रह चुकी है डीएमके को अपने साथ में लेके इन्होंने केंद्र में सरकार बनाई है। तो इसलिए अगर आप इनकी हिस्ट्री जानेंगे, इनके लिए कोई मायने नहीं है। आप इनका फायदा करते हो राजनीतिक रूप से, सबसे अच्छे हो। नहीं संजय जी, चूंकि आपने इतिहास की बात की तो मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, पिछले साल जाऊंगा मैं। राजेंद्र गौतम आपकी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने क्या किया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जब धर्म परिवर्तन करते समय जो उन्होंने पढ़ा था उसका उन्होंने वाचन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ, और आपने उनका साथ नहीं दिया, उनका इस्तीफा ले लिया। देखिए, ऐसा है कि कोई बातें ऐसी होती हैं, समाज और परिस्थितियां जब बदल रही हैं तो हमको, मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि हमको ऐसी बातें, ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। वो सबके ऊपर लागू होता है, मेरे ऊपर भी, और हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं सबके ऊपर ये बात लागू होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उसका दोहराव किया, तो उनका अपने कोई विचार नहीं था ये। लेकिन आप देखिए कि उस बात को लेके अगर कोई आपके साथ राजनीति खेल रहा है, आपके ऊपर प्रहार कर रहा है,
आपके खिलाफ उसको मुद्दा बना रहा है, तो पार्टी को उस पर अपना निर्णय लेना पड़ता है। संजय जी, 70 के दशक में विपक्ष ने नारा लगाया इंदिरा हटाओ, कांग्रेस हटाओ। फिर एक बार वैसी ही परिघटना दिख रही है, विपक्ष एक साथ आ रहा है और नारा मोदी हटाने और भाजपा को हटाने का है। लेकिन जब आप लोग ये कह रहे हैं कि राज्यों के चुनाव में हम अकेले भी जाएंगे, अलग अलग भी लड़ेंगे, फिर तुरंत लोकसभा का चुनाव होगा, तो जनता को कैसे समझाएंगे कि जिस कांग्रेस के खिलाफ आप राजस्थान में अभी चुनाव लड़े हैं आज उसके साथ में हैं, एमपी में जिस कांग्रेस के खिलाफ आप लड़ रहे हैं आज उसके साथ में हैं? ये इतना सहज होगा क्या समझाना? बिल्कुल सहज होगा। और मैंने तो आपको उदाहरण भी दिया कि एनडीए का जो गठबंधन है वो भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव। भाई आप बताइए कि जब पाटिल जी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ी तो शिवसेना एनडीए में रहते हुए उसने सपोर्ट किया उनको राष्ट्रपति के चुनाव में, उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं किया। तो इसी तरीके से पहले भी ऐसा हुआ है, कोई पहली बार है, ये नहीं हो रहा है कि राज्यों में आपस में लड़ रहे हैं और केंद्र में एक साथ लड़ रहे हैं, पहले भी ये हुआ है। आपको अलग अलग चुनाव को अलग परिप्रेक्ष्य में अलग मुद्दों के आधार पर देखना पड़ेगा। वो तो मान लीजिए कि एक ऐसे सवाल पर शिवसेना का समर्थन जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं, जो सीधे डायरेक्ट वोटिंग में नहीं उतर रहा है ना। अच्छा छोड़ दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि शिवसेना एनडीए के गठबंधन में रहते हुए उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती थी। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना की हैसियत कितनी रही है, वो कितनी गंभीरता से चुनाव लड़ती है। व्यवहारिक सवाल ये है संजय जी कि मुकाबला मोदी से है आप लोगों का, जो हमेशा कहेंगे इस बात को कि देखिए अभी ये लोग विपक्ष में थे और आज मोदी को हराने की बारी आई तो सब लोग साथ में हो गए। मोदी अगर कहेंगे तो मोदी के जवाब में हम भी तो कुछ कहेंगे। अकेले वो, मैंने आपको बताया तो कि राज्यों के अंदर जो चुनाव होंगे उसको अलग परिप्रेक्ष्य अलग मुद्दों पे देखना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन की बहुत सारी पार्टियां हैं जो दूसरे राज्यों में सक्रिय हैं, उनका संगठन है, वहां वो चुनाव लड़ेंगे। क्या 2024 में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? इस पे मैं साफ तौर पे कह चुका हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी का मकसद इस देश को बचाना। जो मुद्दे हैं देश के सामने, वो चाहे नफरत फैलाने का मुद्दा हो, मणिपुर और मेवात और दिल्ली में दंगे फसाद का जो मुद्दा है, वो चाहे इस देश के सौहार्द को बिगाड़ने का और अपने दोस्त को लाखों करोड़ का फ़ायदा पहुंचाने का मुद्दा है, वो चाहे इस देश में किसानों की बदहाली का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। इन सवालों को लेके हम साथ में आए हैं, केजरीवाल जी साथ में आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में दूर दूर तक नहीं। संजय जी, राजनाथ सिंह गठबंधन पे बोल रहे थे और बोले कि इसका नाम ही बड़ा खतरनाक है, इंडिया। हमने शाइनिंग इंडिया का नारा लगाया था, हम हार गए थे, ये लोग भी हार जाएंगे। जब से ये इंडिया गठबंधन बना है ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी की भी टिप्पणी पे हैरान हूँ। उन्होंने इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर दी, उन्होंने इंडिया की तुलना सिमी से कर दी। अब उनको इंडिया से परहेज होगा। यहाँ तक कि भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं वो कह रहे हैं अब इंडिया बोलो ही मत, अब भारत बोलो। जब मोदी जी को योजना चलानी होगी तो वो कहेंगे मेक इन इंडिया, वो कहेंगे डिजिटल इंडिया, वो कहेंगे स्टार्टअप इंडिया, वो सारी चीज़ों में इंडिया बोलेंगे। तब तक इंडिया से परहेज नहीं है। जैसे ही इंडिया का कई दलों का गठबंधन बन जाता है, इंडिया नाम से ही परहेज है। तो आप इनकी मानसिकता देख सकते हैं कि आज की तारीख में इंडिया अपने मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं है लोग। तो इसलिए इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा और भारत के 140 करोड़ लोग जीतेंगे। ये गठबंधन जो बना है कई राजनीतिक दलों का, ये जीतेगा। इंडिया का प्रधानमंत्री जीतेगा, अडानी का प्रधानमंत्री हारेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। संजय जी, आप यूपी के प्रभारी हैं और हम देख रहे हैं कि मतलब चुनाव दर चुनाव जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो सुधर रही है। अब जैसा कि आपने बताया कि नगर निकाय चुनाव में काफ़ी जो है अच्छा प्रदर्शन रहा, उससे पहले भले विधानसभा रहा या लोकसभा चुनाव रहा, लेकिन अब आगे की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी जो है वो अलायंस में नहीं होती, इंडिया के साथ नहीं होती, तो क्या स्थिति होती है उत्तर प्रदेश में आप लोगों की? उत्तर प्रदेश 2024 में लोकसभा के चुनाव में क्या करेंगे, कहाँ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अब हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तो फिर वही चीज़ है कि जब वो बैठकों में कुछ तय होता है तभी आपको जानकारी दे पाएंगे।
उसके पहले कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं। लेकिन आपने मुद्दे इतने गिनाए संजय जी, तो लोग ये कहते हैं कि मुद्दा आप लोग जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो हनुमान चालीसा पढ़ के निकल जाते हैं। नूह में दंगे हो रहे हैं, दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिमों के पक्ष में जितना खुल के आपको उतरना चाहिए था, जो कि विक्टिम दिख रहे थे इन दंगों में, उनके पक्ष में आप लोग खुल के नहीं उतरे, आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व करते हैं। पहली बात तो हनुमान चालीसा पढ़ना कौन सा अपराध है? हनुमान चालीसा पढ़ना, कुरान की आयत पढ़ना या बाइबल का पाठ करना या गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना, ये कौन सा अपराध है? तो पढ़ना चाहिए, वो कोई बुरी बात नहीं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने कहा कि हम बोले नहीं, दिल्ली के दंगों के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखरता से बोलने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, चाहे सड़क पे हो चाहे संसद में हो। हमेशा हम लोगों ने इसके खिलाफ बोला है, आवाज़ उठाई है और ये कहा है बार बार कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगा था, उनके लोगों ने यहाँ दंगा कराया। संजय जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और अरविंद केजरीवाल पीएम पद की रेस से दूर हैं, तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे नेता हैं जो पीएम पद के लिए प्रबल दावेदार हैं? बहुत सारे नेता हैं, नाम तय होने दीजिए, आज मैं बोल दूंगा, कल से बवाल शुरू हो जाएगा। इस सवाल को पूरा कर देता हूँ। हाँ बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर नाम आ गया, नारा आ गया, अगर फेस आ जाए और ये डिसाइड कर लिया जाए कि राहुल गांधी को इस इंडिया गठबंधन का फेस बनाया जाएगा पीएम के तौर पर, तो आप सभी को कोई गुरेज है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि सामूहिक रूप से इंडिया का जो अलायंस है वो किसी का भी नाम तय करता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। वो इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से अभी जो सर्वे आए उसमें प्रधानमंत्री के बाद अगर देश में सबसे कोई पॉपुलर चेहरा है तो उसमें राहुल गांधी का नाम दूसरे नंबर पर था। तो इसके बारे में जो भी फैसला करना है वो इंडिया अलायंस को करना है। मतलब आम आदमी पार्टी ओके है राहुल गांधी के नाम पर? मैं कह रहा हूँ जिसके बारे में भी फैसला अलायंस के अंदर होगा, गठबंधन के अंदर होगा, उसको हम लोग मानेंगे। वो किसी का भी नाम तय हो या ना भी तय हो तब भी हम मानेंगे। दोनों परिस्थितियों में हम तैयार हैं, क्योंकि इस देश में चुनाव पहले भी ऐसे हुए हैं जिसमें कोई चेहरा तय नहीं था। 2004 में कोई चेहरा नहीं था, 2004 के बाद सरकार बनी और 10 साल वो सरकार चली यूपीए की। तो इसलिए जो भी फैसला इंडिया अलायंस का होगा उसको हम लोग मानेंगे। आपको क्या लगता है बेस्ट ऑप्शन क्या है, कि बिना चेहरे के जाएं या चेहरे के साथ जाएं? नहीं, अगर कोई चेहरा तय होता है तो अच्छी बात है। एक चीज़ और मेरे को जाननी है कि हमें लग रहा था कि इंडिया की जो मुंबई वाली मीटिंग है यहाँ पर कन्वीनर बन जाएगा, कन्वीनर क्यों नहीं बना, कोई संयोजक क्यों नहीं बना? जब अपना पटना की मीटिंग हुई तब भी आप लोगों ने कहा कि वहाँ पे संयोजक बनना है, नहीं बना। उसमें फिर ये तय हुआ कि साहब दिल्ली का जो बिल है उस पर इंडिया गठबंधन हमको सपोर्ट करेगा और बहुत अच्छे से सारे दलों ने सपोर्ट किया और खड़गे जी ने उसकी अगुवाई की, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे हैं, जिनको अभी इतना अपमान किया सरकार ने कि वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में भी नहीं रखा। तो उसके बाद बेंगलोर की मीटिंग हुई तब भी ये चर्चा थी कि कन्वीनर बनेगा, नहीं हुआ। मुंबई की मीटिंग में भी चर्चा थी, तो मुंबई की मीटिंग में ये तय हुआ कि साहब पहले ये कमेटियाँ बनेंगी और उसमें सबके नाम जो आपके सामने आए हैं वो नाम तय हुए। अब मैं समझता हूँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी फैसला हो जाएगा आगे। एक चीज़ और है कि बराबर बात हो रही है कि स्टेट में इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वो गठबंधन कैसे चल पाएगा। क्या इसका बेस्ट ऑप्शन है आप ये तलाश रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे 11 सीटें हैं तो एक पर आप बात कर लो, एमपी में 29 हैं तो एक पर आप मान जाओ, या फिर राजस्थान में 25 सीटें हैं तो उसमें एक पर मान जाओ? मतलब कि आम आदमी पार्टी केवल 20 सीटों पर बात नहीं करना चाहती, वो ज़्यादा पर बात करना चाहती है। यानी 20 मतलब मैं बता देता हूँ कि 13 प्लस 7 दिल्ली की। ऐसे किसी भी काल्पनिक सवाल का मैं जवाब नहीं देना। काल्पनिक नहीं है, मतलब ये जानना चाहता हूँ। जब एक कोऑर्डिनेशन की कमेटी बनी है, कैंपेन की कमेटी बनी है, जब सारे लीडर्स मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, वो तय करेंगे ना कि किसको कहाँ से लड़ना है। अब मैं यहाँ पे इस कार्यक्रम में कैसे बता दूं कौन सी पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगी? जनरली डिस्कशन करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जब इंडिया की बात करते हैं तो हम गिनते हैं एसपी, कांग्रेस और आरएलडी। क्या हम आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं? हम आम आदमी पार्टी को भी वहां पर काउंट करें कि साहब उनको भी एक आध सीट मिल सकती है? काउंट करिए, मिल जाए तो अच्छा है। मैं कह रहा हूं ये ऐसा मुद्दा है जिसपे आपके लिए भी, आप भी यहां बैठे होंगे तो जवाब देना संभव नहीं है। जब एक अलायंस बना, सुन तो लीजिए, अलायंस जब एक बना है और उसमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई अक्टूबर तक एक टाइम लिमिट हम तय करते हैं और तब सीट शेयरिंग का फैसला उस समय होगा।
तो मुझे लगता है कि उनको मौका दीजिए, सब मिलकर तय करें कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, उनको मौका मिलना चाहिए, वो तय करें आपस में बैठ के बातचीत करके। संजय जी, अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है आपकी संगीत में भयंकर रुचि है और मेरी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपसे कुछ सुनूंगा। जब संगीत की बात हुई है तो पहले थोड़ा हो जाए, गुनगुना दें थोड़ा सा। नहीं एल्बम बिल्कुल नहीं। वीरों की ये बाट है भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम। वीरों की ये बाट है भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम। सर पर बांध कफन जो निकले, सर पर बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे, कायर का नहीं काम। अच्छा संजय जी, 2-3 छोटे छोटे से सवाल हैं और एक सवाल बार बार उठ जाता है, वो ये कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, कई सारी पार्टीज अब उन पॉलिसीज को अपना रही है। आप लोग कई बार क्रेडिट भी लेते हैं कि हमारी पॉलिसीज थी, हमने ये सब चीज़ें लेकर आए और उसके बाद अब लोग जो है वो कॉपी कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर है ये ठीक नहीं है। रिसेंटली भी उन्होंने कहा कि जो इररिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाई गई हैं ये शॉर्ट टर्म में तो आपको हो सकता है पॉलिटिकल फायदा पहुंचा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। और अभी आपने देखा होगा, ट्विटर पर तो आप भी एक्टिव रहते हैं, मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच किस तरह की फाइट चल रही है। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं कि आपको तो मुफ्त की आदत लगी हुई है, आपके मंत्रियों को लगी हुई है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहे हैं। क्या चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि मुफ्त की रेवड़ी किसको आप कहती हैं। मैंने आपको विस्तार से बताया कि भाई 2 तरह की अर्थनीति है। एक अर्थनीति तो ये है कि आप जनता से टैक्स इकट्ठा कीजिए, अपना खजाना भरिए और उस खजाने को चंद लोगों के ऊपर लुटाइए। ये पैसा कुछ लोगों के पास ब्लॉक हो जाता है और बाकी लोग कटोरा लेके सड़क पे। और यही देश की अर्थव्यवस्था है, देश की जो अर्थनीति है वो यही है कि आज सारा का सारा पैसा बैंकों में किसका पैसा जमा है? हमारा आपका पैसा, इस देश के लोगों का पैसा, करोड़ों लोगों का पैसा, कर्मचारियों का, किसानों का, मजदूरों का। अब वो पता चला LIC में अपना पैसा लगाए हुए हैं, LIC ने 36,000 करोड़ रुपए उठा के अडानी की कंपनियों में लगा दिया, 16,000 करोड़ रुपए डूब गया। पता चलता है कि साहब पैसा PNB में हमने जमा किया है, उठा के 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को दे दिया, वो लेके भाग गया। इसी तरीके से ललित मोदी को पैसा दे दिया, मेहुल चौकसी को दे दिया, विजय माल्या को दे दिया, वो लूट के पैसा देश का भाग गए। अगर ये 13 लाख करोड़ रुपए जो राइट ऑफ किया है हमारी सरकार ने, अगर ये पैसा देश की अर्थव्यवस्था में होता तो आप बताइए कितने लोगों का भला हो सकता था, कितनी सारी फ्री की पॉलिसीज चला सकते थे आप और कितना राहत लोगों को दे सकते थे। जब आप लोगों को राहत देते हैं तो ये मत मानिए कि जो पैसा आम आदमी, हजारों करोड़ की जो हजारों करोड़ का जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके पास तो जो पैसा बचेगा वो तो लेके भाग सकते हैं, लेकिन जिसके जेब में 5,000 रुपये बच रहा है, 6,000 रुपये बच रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी इसी बाजार की अर्थव्यवस्था में उस पैसे को खर्च करता है, जिससे आपकी इकॉनमी आगे बढ़ती है। जब आप पैसे को ब्लॉक करके रखेंगे या उसके ऊपर खुली लूट मचा के रखेंगे, वो है एक गलत अर्थनीति का तरीका जो मोदी जी ने अडॉप्ट किया है। हमारी पॉलिसी जो है, जितना पैसा सरकार के पास आता है, दिल्ली की सरकार के पास, उसके हिसाब से हम नीति बनाते हैं। क्या हम फ्री में दे सकते हैं, क्या हम नहीं दे सकते हैं, और उससे लोगों को लाभ हो रहा है, अच्छी बात है। दूसरी भी जो सरकारें हैं इस तरह से अगर कर सकती हैं तो बहुत बढ़िया है, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं। दिल्ली में जो इक्वेशन है वो आप जानते हैं कि सरकार जो है उसके कुछ अधिकार हैं और ज़्यादातर अधिकार जो हैं इस वक्त उपराज्यपाल के हैं। उपराज्यपाल जब से आपकी सरकार बनी है 3 बदले जा चुके हैं। आप जानते हैं कि पहले जंग साहब थे, नजीब जंग साहब थे, उसके बाद अनिल बैजल साहब थे और अभी विनय कुमार सक्सेना साहब हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि 3 LG बदल गए, लेकिन आपका समीकरण नहीं बैठ रहा किसी के भी साथ। देखिए, बड़ी दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। जितने भी LG आते हैं उनको केंद्र से इशारा होता है कि आपको इस सरकार को परेशान करना है, इनको चलने नहीं देना है।
कभी मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, उसको रोक दीजिए। कभी ये फ्री राशन की योजना लागू करना चाहते हैं, उसको रोक दीजिए। कभी ये डोर टू डोर की स्कीम लागू करना चाहते हैं, उसको तो हर काम में जब आप अड़ंगा डालेंगे और कोई करप्ट ऑफिसर के लिए भी सस्पेंशन के लिए अगर हम लिखते हैं, उसके ट्रांसफ़र के लिए लिखते हैं, उसको भी नहीं मानना है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करनी है। तो लड़ाई इसके कारण होती है, कभी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किसी भी एलजी के साथ। आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो नजीब जंग रहे हों, बैजल साहब, आप सोचिए, खुद से जरा सोचिए, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसको 67 सीट मिली, फिर 62 सीट मिली, उसके पहली बार 28 सीट मिली, 3 बार का चुना हुआ मुख्यमंत्री, 9 दिन तक बैजल साहब के जो रिसेप्शन का जो रूम होता है वहां बैठा रहता है अपने 2 मंत्रियों के साथ, 3 मंत्रियों के साथ, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और सत्येंद्र जैन के साथ अनशन करते हैं मंत्री। बावजूद इसके दिल्ली के तत्कालीन एलजी उनसे मिलते नहीं, मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से गैर चुने हुए व्यक्ति की तानाशाही का आचरण है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। राजभवन को अगर आप राजा भवन बना देंगी कि वो राजाओं की तरह से बिहेव करेंगे, वो तो ठीक बात नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, जिस सरकार को जनता ने अपने मत से चुना है, उसको काम करने दीजिए, उसके जो अधिकार हैं उसको काम करने दीजिए। हमसे रोज मतलब आप सोचिए, ये एक पार्टी है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया तो मुझे याद आ गया। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने 93 के चुनाव में कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। जब इनके मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा साहब थे तो उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है खेत में जाके फावड़ा चलाना। मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा साहब ये एक ऐसी सरकार है जिसका शरीर है, इसमें जान नहीं है। और 98 का घोषणा पत्र आया, उसमें कहा पूर्ण राज्य बनाएंगे। फिर 2003 का घोषणा पत्र आया, उसमें कहा पूर्ण राज्य बनाएंगे। 2008 का घोषणा पत्र आया, उसमें कहा पूर्ण राज्य बनाएंगे। 2013 का घोषणा पत्र आया, उसमें कहा पूर्ण राज्य बनाएंगे। 2015 का घोषणा पत्र आया, उसमें कहा पूर्ण राज्य बनाएंगे। 2012 में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई गोवा में, उसमें कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। 2014 के लोकसभा के चुनाव में कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। जिस पार्टी ने यहां पे लाठियां खाई पूर्ण राज्य बनाने के लिए, आंदोलन किया पूर्ण राज्य बनाने के लिए, लगातार घोषणा पत्र में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से वादा किया हम इसको पूर्ण राज्य बनाएंगे, उसका स्टैंड सिर्फ इसलिए बदल जाता है क्योंकि केजरीवाल यहां जीत रहे हैं। अब इनको पूर्ण राज्य नहीं चाहिए, सारे अधिकार अपने पास चाहिए। इसी में मैं कह देती हूँ कि क्या आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न इसलिए ले लिया यहाँ से पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने की जो मांग थी उससे, क्योंकि अब उन्हें ये लग रहा है कि दिल्ली अब हाथ आने वाली नहीं है? बिल्कुल लग रहा है। अब एमसीडी हार गए तो उसके बाद और लग रहा है। 15 साल से एमसीडी में जमे हुए थे, वहां हार गए। दिल्ली में 3 बार से हार रहे हैं। आप सोचिए 98 के बाद कितना लंबा वनवास हो गया इनका, 25 साल का वनवास हो गया। 25 साल से जो पार्टी दिल्ली में जीत नहीं पा रही है, वो अब कह रही है कि हम राजभवन के और एलजी के डंडे से दिल्ली को चलाएंगे। ये तो ठीक बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। फिर तो कुछ राज्यपाल हों और मोदी जी हों, बैठ के पूरा देश चलाइए। आप चुनाव कराने की क्या जरूरत है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है। क्यों कोई विभाग वो अपने पास नहीं रखना चाहते? क्यों किसी फाइल पर साइन नहीं करना चाहते? ये आरोप लगता है आप पे। ये गलत आरोप है। जहां जहां जिस जिस फाइल पे मुख्यमंत्री के साइन की जरूरत होती है वो साइन करते हैं, और अगर विभाग अपने पास नहीं रख रहे हैं, अपने मंत्रियों को दे रहे हैं, तो अपने मंत्रियों पे, अपने साथियों पे उनको ज़्यादा भरोसा है। उनका काम अच्छे ढंग से चल रहा है विभागों का। संजय जी, आपने कहा कि आप राजस्थान में पिछली बार 200 सीटों पर लड़े थे, इस बार भी आपकी पार्टी सक्रिय है और विनय मिश्रा जी आपके सेनापति हैं वहाँ पे, आज भगवंत मान और केजरीवाल जी हैं वहाँ पे। तो जो मुफ्त की गारंटी योजनाएं दे रहे हैं, चलिए वो ठीक है, वो गहलोत जी भी योजनाएं चला रहे हैं कि मैं आपको ये फ्री दूंगा, बिजली दूंगा, पानी दूंगा, आप लोग भी वही कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जब राजस्थान में कोई बड़ी घटना होती है, रेप होता है, दलितों पे अत्याचार होता है, तो खुद को तीसरा मोर्चा, बल्कि वो पहले मोर्चे होने का दावा करते हैं। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल सबसे पहले पहुंचते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता ऐसी कोई घटना हुई हो और वहां जाके पीड़ित परिवार से मिले या कोई धरना प्रदर्शन करे। ऐसा क्यों है? नहीं, जो विनय मिश्रा जी हैं, या मैं भी राजस्थान का प्रभारी पहले रहा हूं, तो
जब जहां संभव होता है वहां के मुद्दे उठाए जाते हैं। मिश्रा जी बहुत ज़्यादा एक पीसी करके अपना बयान दे देते हैं, लेकिन मौके पे नहीं जाते हैं। अब मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं कि हर राज्य में हमारा संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत है। जहां हमारी जितनी ताकत है हम काम कर रहे हैं। संजय जी, आप राजस्थान के पहले प्रभारी रह चुके हैं। 2018 के नतीजों की मैं बात करूं तो यदि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर, तब भी आपने चुनाव लड़ा, नोटा से भी आपको कम वोट मिले, ऐसा क्यों? तो इस बार क्या कुछ गारंटी? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करता कि आम आदमी पार्टी एक दिन में पूरे हिंदुस्तान की सबसे लोकप्रिय और हर घर में वोट पाने वाली पार्टी बन जाएगी। अगर ऐसा दावा कोई नेता या कोई पार्टी करती है तो वो गलत दावा होगा। और सारी पार्टियां धीरे धीरे ही आगे बढ़ती हैं। मैं आम आदमी पार्टी का सफ़र आपको ज़रूर बता सकता हूं। 2012 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हम लोग लड़े, बहुत सारी जगह हमारी जमानत जब्त हुई। आप ठीक कह रहे हैं, नोटा से कम भी वोट आए हमको। लेकिन 2 राज्यों में सरकार बनाना, 10 MP राज्यसभा के अंदर, एक बार 4, एक बार लोकसभा के अंदर 1 MP, और संगठन का विस्तार पूरे देश में इस तरह से कि 14% वोट गुजरात जैसे स्टेट में लेना, 6.5% वोट गोवा जैसे सुदूर राज्य में लेना, और राष्ट्रीय पार्टी 10 साल के सफर में बन जाना, ये कोई छोटी उपलब्धि आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। मैं आपको उसकी भी आगे बता रहा हूँ आपको। तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाना ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो इस देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अपने आप को कहते हैं कि प्रधान सेवक हैं वो, तो ये प्रधान सेवक जी की जो पार्टी है आदरणीय मोदी जी की, ये चुनाव लड़ी थी आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश के चुनाव में इनको मिला था 0.78% वोट, नोटा से भी कम वोट। और तब वो देश के प्रधानमंत्री थे, 11 रैलियां उन्होंने की, उसके बावजूद उनको ये हाल रहा। जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद केरल का चुनाव लड़ते हैं, एक भी सीट नहीं आई। तमिलनाडु का चुनाव लड़ते हैं, 2-4 सीटें समझौते में आई, उसके पहले एक भी सीट नहीं आई। 40 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, 80 से चुनाव लड़ रहे हैं, केरल के अंदर एक सीट उनकी आज तक आई है। कोई पार्टी एक दिन में पूरे हिंदुस्तान के अंदर विस्तार नहीं कर सकती है, उसमें समय लगेगा संगठन बनाने में, अपने मुद्दे समझाने में। किसी राज्य में जातिवाद हावी है, कहीं धर्म हावी है, कहीं कुछ है मुद्दा, कहीं कुछ है मुद्दा। ये देश विविधताओं का देश है, और बिल्कुल आम आदमी पार्टी को ना हम लोगों को कोई ये गलतफहमी नहीं कि हम एक दिन में पूरे देश के अंदर फैल। उत्तर प्रदेश का चुनाव हम लोग लड़े, विधानसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हारे, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन अभी नगर पालिका के चुनाव हुए, 10 चेयरमैन हमारे जीते, और करीब 150 के आसपास पार्षद और सभासद जीते। आपने ऐसे बहुत सारे नेताओं के नाम लिए कि जिनको डराकर जो है भाजपा में दायित्व देकर बुला लिया गया। आपने नैतिकता पर भी सवाल उठाए भाजपा की। उसी नैतिकता के आधार पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने पार्टी को बनाया, जब आपकी आंदोलन आपका चल रहा था, तब कांग्रेस सत्ता में थी और पूरा का पूरा विरोध जो है वो कांग्रेस के खिलाफ था, और आज वही कांग्रेस इंडिया में आपके साथ है। मैं मानता हूँ, चलिए 2024 में अगर आप लोग मिलकर सरकार बना भी लेते हैं, तो क्या वो भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ आप 2011 में 12 में आवाज़ उठा रहे थे, क्या वो 24 में नहीं होगा? तो कहाँ नैतिकता का वो सवाल आपके ऊपर भी आकर उठ जाता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर होगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठती है कि नहीं उठती है, वो उस समय आप देखिएगा। अभी से काल्पनिक रूप से मान लेना और ये कहना कि साहब भारतीय जनता पार्टी आज जो कर रही है उसके जवाब में जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं वो सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि 2024 में ऐसा होगा, ये अभी से मान लेना ठीक नहीं। जब होगा और हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, तब देखिएगा। सवाल बिल्कुल इतर था कि 2011 में जिसके खिलाफ आपने अपना आंदोलन शुरू किया था, आज आप उसी के साथ हैं, तो वो नैतिकता कहाँ है? तो ऐसे अगर आप बात करेंगे तो चक्की पिसिंग करते घूम रहे थे देवेंद्र फडणवीस, हैं, कह रहे थे जीवन भर शादी नहीं करूंगा, तो बैठा लिया अपने सरकार में उनको उप मुख्यमंत्री बना के, अजीत पवार को। अभी बड़ा सवाल है देश के सामने बड़े मुद्दे हैं, और मैंने जैसे आपको कहा कि नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। आज जो नफरत का बीज बोया जा रहा है बहुत ही खतरनाक है। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भरी जा रही हैं। अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स हमारी हैं, वो ऐसी बातें स्कूल में भी, मुजफ्फरनगर का मामला सामने आया। किस ओर हम हिंदुस्तान को लेके जाना चाहते हैं?
मतलब एक ऐसी पार्टी आज के समय में है, मैं थोड़ा और खुल के बोलूं, पहले हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू को सिख से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू को ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू हिंदू में झगड़ा कराओ, जाट गैर जाट में झगड़ा कराओ, मराठा गैर मराठा में झगड़ा कराओ, फिर किसान और पुलिस के जवान में झगड़ा कराओ, पहलवान और पुलिस के जवान में झगड़ा। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। पूरे देश में इनको झगड़ा करा के अपनी राजनीति करना है। ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप हर जगह आप सोचते हैं कि हम कुछ नफरत के बीज बोएंगे और उसके नाम पर हम पूरी अपनी राजनीति को लेके आगे जाएंगे। ये इस देश के लिए अच्छा नहीं। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की शहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़ के हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफ़ी गाना गाते हैं, दुख के सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। ये ऐसा हिंदुस्तान है। इसकी विविधता में एकता इसकी विशेषता है। इस खूबसूरती को हमें बना के रखना है। आज उस खूबसूरती को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे देश को बचाना है और नफरत की बुनियाद पे तो देश आगे नहीं जा सकता। आज किस हालत में हम लोग हैं, पर कैपिटा इनकम के मामले में हम 142वें नंबर पे हैं। 14 प्रधानमंत्रियों ने 56 लाख करोड़ का कर्जा लिया, अकेले मोदी जी ने 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। तो देश को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं? हर जगह अगर हम चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान ये नफरत की राजनीति पे वोट बटोरने की कार्रवाई, इससे मुझे नहीं लगता ना हमारे बच्चों का भला होगा, ना हम लोगों का भला होगा, ना इस मुल्क का भला होगा। तो अभी बड़े सवाल हैं, उसके नाम पे हम सारे लोग इकट्ठा हैं। विपक्षी एकता की जो शुरुआत हुई पटना से हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जेपी की धरती से, अक्सर नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठता है। और आपने अभी, मैं सुन रहा था आपको, आपने कहा 3 बैठकों का दौर बीत गया लेकिन संयोजक नहीं बन पाया अब तक, नीतीश कुमार भी नहीं बन पाए, काफ़ी चर्चा हुई। क्या उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता ही आड़े आ रही है? क्योंकि उनका जो इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास, जब से वो सत्ता संभाले हैं, 17 साल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी कम भरोसा जताना चाहती है नीतीश कुमार पर। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता। और नीतीश कुमार जी ने ही पहल करके पटना की मीटिंग बुलाई, सारे दलों को बुलाया, और बहुत सारे ऐसे दल भी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि वाकई इस इंडिया गठबंधन की बैठक में आने के लिए तैयार नहीं थे। उनके साथ भी उन्होंने बातचीत करके, प्रयास करके बुलाया। और खुल के भी जब बेंगलोर की मीटिंग में उनके नाराज़ होने की चर्चा चली तो उन्होंने साफ किया कि भाई हम कोई कन्वीनर या इस तरह की किसी दौड़ में या लड़ाई में नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। और इस बार पूरे जोर शोर के साथ, ठोस और मजबूत मन से वो तैयार है मोदी जी को हराने के लिए। इस बार का जिक्र किया, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल है। 2015 में नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, कोई ठोस कारण अब तक वो नहीं दे पाते हैं कि क्यों अलग हुए। जो जिस आरोप के साथ वो तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगा, वो आरोप अब भी उन पर लगते रहे हैं। क्या मतलब नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी अंतरात्मा जब जागेगी वो पलट जाते हैं, तो क्या इस बात की क्या गारंटी है जो आप अभी कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो इस बार मजबूती से रहेंगे? इस बात की पुख्तगी उन्होंने की है किसी दलों के साथ? देखिए, अगर उनको सुशासन बाबू कहा जाता है, उन्होंने अच्छे ढंग से बिहार में अपनी सरकार चलाई। राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग समय पे बदलती रही हैं, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारा जो गठबंधन है इंडिया का, 2024 में मोदी सरकार को हटाने के लिए, हराने के लिए प्रतिबद्ध है। और वो तो एक मीटिंग में 300 सीटों का दावा भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि और बिहार, जैसा आपने कहा कि बड़े बड़े परिवर्तन कर चुका है, जेपी की धरती है। हमने देखा आपातकाल के दौरान कितना बड़ा आंदोलन बिहार ने खड़ा किया। और जब भी 89 के समय में आप देखिए, जब एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उस समय भी चला। तो बेहतर की उम्मीद हम सबको करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि अच्छे परिणाम बिहार से भी आएंगे। संजय जी, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, माने 5 राज्यों में चुनाव है, तो मध्य प्रदेश में भी हैं। और मध्य प्रदेश में इस बार ही आप नहीं दिख रहे हैं। 2 बार रैलियां हो चुकी हैं, एक ग्वालियर में और एक सतना में, जहां पे गारंटी की फिर बात आई है। 8 गारंटी केजरीवाल जी ने वहां भी दी हैं,
पर ये गारंटियां क्या आपको मध्य प्रदेश में रेज कर पाएंगी, क्योंकि लाडली बहना योजना पहले से शिवराज लेके आ गए हैं और वो उनको लीड कर रही है, एक तरह से वो उनको आगे कर रही है। और ये कहा भी जा रहा है कि अंडर करंट यही है कि वो उनको चुनाव में फिर से वापस ले आएंगे। तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, जो सर्वे भी आए हैं अब तक, जो टीवी चैनल्स पे हम लोगों ने देखा है, मुझे तो ये नहीं लगता कि शिवराज सिंह जी की सरकार दोबारा कहीं से मध्य प्रदेश में बनने वाली है। वो हार की ओर ही बढ़ रहे हैं। और जब आप चुनाव के समय में 2-3 महीने जब समय बचता है, उस समय कोई योजना लागू करते हैं, तो ये जनता को भी समझ में आता है कि ये चुनावी योजना है, ये चुनावी चतुराई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 200 रुपये गैस का सिलेंडर तो पहले भी कम हो सकता था। आपने 515 रुपये 3 साल में बढ़ाया और अंत में जब चुनाव आ रहा है तो आपने 200 रुपये कम कर दिया। ऐसे ही लाडली लक्ष्मी योजना, और अभी उन्होंने महिलाओं को कुछ धनराशि, सहयोग राशि देने की बात कही है, तो ये सब 1000 रुपये, तो ये सब चुनावी घोषणा है जिसको सारे लोग समझते हैं। 200 रुपये आज कम किए हैं, हो सकता है चुनाव के बाद 300 रुपये बढ़ा दें, क्या इनका क्या पता है। जैसे ही चुनाव हो रहा होता है, डीजल पेट्रोल का दाम कम हो जाता है, तब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी काम नहीं करती, और जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है तुरंत डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। तो ये तो इसी रूप में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जहाँ प्रश्न है, मैंने आपको कहा कि एक साथ हम पूरे देश में अचानक नहीं बढ़ सकते, राज्य दर राज्य हम चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी जो साथी हैं हमारे, उन्होंने मेहनत की है, संगठन अपना बनाया है। जब अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे तो ग्वालियर जैसी सीट पे हमें 42,000 वोट मिला। हमारी एक मेयर जीती हैं सिंगरौली में, तो अच्छे परिणाम आए हैं वहाँ पे। इस चुनाव में भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा परिणाम आएगा। संजय जी, जब हम खबरें करते हैं तो सबके कमेंट्स पढ़ते हैं, आपकी भी जब हम खबर करते हैं तो नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं। कमेंट में बहुत सारे लोग लिखते हैं टिकट ब्लैकिया, क्या कहानी है? लिखने दीजिए। हमारे पिताजी इंटर कॉलेज के मास्टर, टीचर, लेक्चरर। हमारी माताजी जूनियर हाई स्कूल में टीचर थी, प्रधानाध्यापिका थी। मैं उनके संस्कार में पला बढ़ा। उसके बाद मैं उड़ीसा चला गया, माइनिंग इंजीनियरिंग में वहाँ से डिप्लोमा किया, पढ़ाई की। उसके बाद आया तो मैंने संस्था बनाई। अब अपने बारे में बखान करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रिकॉर्ड जाके चेक कर लीजिएगा। मैं 50 बार का ब्लड डोनर हूँ अपनी संस्था की ओर से। मुझे बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मानित किया है। मैं इस देश के बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ काम कर चुका हूँ। बहुत बड़े समाजवादी नेता रघु ठाकुर जी के साथ काम कर चुका हूँ। अन्ना जी के आंदोलन में सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गया। अरविंद केजरीवाल जी जो मैग्सेसे अवार्डी थे और उन्होंने सूचना के अधिकार का आंदोलन चलाया, उस पर उनके साथ काम किया और अभी तक उनके साथ हूँ। देखिए, बीजेपी का यही फॉर्मूला है कि एक झूठ को 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, लाख बार बोलो तो वो सच हो जाता है। तो उस फार्मूले पे काम करते हैं। और ये जो टिप्पणी आप कह रहे हैं टिकट ब्लैकिया की, उनको पैसा मिलता है 2-2 रुपए लिखने का, तो अच्छी बात है, कमाई हो रही है उनकी, लिखने दी। जानते हैं कि आपके बारे में लिखा जाता है तो भाई कोई भी देखेगा, पढ़ेगा तो उसको जानकारी मिलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ उनको अगर 2 रुपये मिल रहा है एक ट्वीट करने से और मेरे बारे में कुछ भी गलत लिखने से, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लोग लिखते रहें, 2-2 रुपये उनको एक ट्वीट का मिलता रहे, अच्छी बात। संजय जी, मेरा सवाल छत्तीसगढ़ को लेकर है। 2018 में आपने छत्तीसगढ़ में इलेक्शन लड़ा और वहाँ पर आपको लगभग 85 सीटों पर आपको लगभग 1% से भी कम वोट मिले। अभी पिछले दिनों यहाँ पर इसी प्रोग्राम में बीजेपी के कपिल मिश्रा आए थे, तो उन्होंने एक बोला कि आप छत्तीसगढ़ में इस बार भी आपको एक भी सीट नहीं मिल सकती है, इवन आप वहाँ पर जमानत जब्त करा के आएंगे। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अपने बारे में क्या कहा उन्होंने? कितनी सीट उनको मिलेगी ये कुछ बताया? और यहाँ से वो चुनाव लड़े थे मॉडल टाउन से, वहाँ कितने वोट उनको मिले, चुनाव में उतरे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए। और मैंने तो बताया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब 5 साल प्रधानमंत्री रह चुके थे इस देश के, उस वक्त 2019 में मेरे ख्याल से 2019 में ही आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ था।
2019 में ये आंध्र प्रदेश का चुनाव लोकसभा के साथ हुआ था, साथ में हुआ था, और उनको 0.78% वोट मिला था। 11 रैलियां प्रधानमंत्री जी ने की थी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो देखिए, हंसना और कमेंट करना और मजाक उड़ाना, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जो नेता लोग आते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। और पार्लियामेंट में तो एक बार अमित शाह जी भिड़ गए थे, मैं था उस समय, कहने लगे इनकी जमानत जब्त हुई। मैंने पूरा इतिहास उनका बता दिया 40 साल का कि आप जमानत जब्त पार्टी हैं, जितनी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जमानत जब्त कराने का भी रिकॉर्ड बीजेपी के ही नाम पे है। तो एक दिन में हमारी पार्टी का भी विस्तार पूरे देश में हो जाएगा, ऐसी किसी गलतफहमी में मैं नहीं हूँ, ऐसा कोई दावा हमारा नहीं है। हम धीरे धीरे राज्य दर राज्य अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। कितनी सीटें आपको लगती है कि इंडिया गठबंधन ला सकता है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आज की तारीख में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, उसमें से 100 से 125 सीट इंडिया गठबंधन कम कर सकता है। बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा हो गया, इसके साथ साथ कर्नाटक हो गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में मैक्सिमम सीट उनकी आई थी। छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम सीट उनकी आई थी, हरियाणा में मैक्सिमम सीट उनकी आई थी। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार अपने उस परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे। पंजाब में भी उनकी 2 सीटें आई थी, तो अब की तो उनका खाता नहीं खुलना है पंजाब में। और मैं ये मानता हूं कि 100 से 125 सीट के करीब इंडिया गठबंधन बीजेपी का कम कर सकता है। वैसे तो आप ज़्यादातर आंदोलन से जुड़े हुए गाने गाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन से सिंगर को पसंद करते हैं? मैं किशोर कुमार को भी सुनता हूँ और गज़लें गुलाम अली की सुनता हूँ, नुसरत फ़तेह अली साहब को सुनता हूँ। तो रफ़ी, मतलब गाना अगर कुछ भी अच्छा है तो किसका है, मैं सबको, ज़्यादातर किशोर कुमार को सुनता हूँ, उनके गानों को सुनता हूँ, पसंद है। संगीत प्रेमी आदमी इस पूरे शो को अगर संगीत के साथ ख़त्म करे तो मज़ा ही कुछ आ जाएगा। मैंने सुना तो दिया, रुके ना जो झुके ना जो, तो हम बहुत बार गा चुके हैं वो गाना। आपका दिल है वो गा दीजिए। एक और युवाओं का गीत है कि क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तू बढ़ा है जब कभी तो आंधियां लजा गईं, क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गईं, तेरे एक सही कदम पे झुक गया जहान है, तेरे एक सही कदम पे झुक गया जहान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्या बात है, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आप यहाँ पर इतना वक्त आपने हमारे साथ दिया, बेशकीमती वक्त दिया, उसका खूब खूब शुक्रिया। और अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें तो बता सकते हैं, निर्मम होकर एकदम। नहीं, बहुत अच्छे सवाल आप सबके आए, आप सबको बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप कहीं किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपसे तीखे सवाल ना पूछे जाएं तो उस इंटरव्यू का कोई मज़ा नहीं है। और तक परिवार ने जो पूरे देश में लगातार विस्तार कर रहा है, उसके तमाम यहाँ पे बैठे हुए वरिष्ठ और तमाम हमारे पत्रकार साथियों ने जिस तरह से बेबाकी से सवाल पूछे, उसके लिए आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप आए। थैंक यू।